अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ तौकीर अहमद। आज हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बेसिकली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मॉडर्न बिजनेस की फाउंडेशन है और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बगैर कोई भी बिजनेस नहीं किया जा सकता आज के दौर में। क्योंकि नॉर्मली जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की जाती है या कोई भी बिजनेस डील की जाती है तो प्रोमिसेस किए जाते हैं और उसके बाद उन प्रोमिसेस को परफॉर्म किया जाता है। लेट्स सपोज कि अगर हम दोनों पार्टीज में से किसी को भी आज़ाद कर दें, बिल्कुल विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्ट उन्हें फ्री हैंड दे दिया जाए कि वो विदाउट फुलफिलिंग ऑफ देयर प्रॉमिस उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दें और उन पे कोई लाइबिलिटी भी इनकर ना की जाए, तो क्या आपके ख्याल में कोई भी बिजनेस करना ऐसी सूरत हाल में पॉसिबल होगा? ऑब्वियसली नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी और बिजनेस करना बिल्कुल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ना सिर्फ बिजनेस के लिए बल्कि हमें भी डेली बेसिस पे किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट कर रहा होता है। हम जानते हुए या ना जानते हुए हर रोज लातादाद कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। जब हम अपनी बाइक या गाड़ी किसी भी मैकेनिक को देते हैं ठीक करने के लिए तो वी डोंट नो, लेकिन असल में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एग्जीक्यूट करते हैं उस शख्स के साथ। और इसी तरह से जब हम कोई भी चीज किसी दुकानदार से खरीदते हैं, लेट्स से वो सिगरेट है या वो कोई भी ग्रोसरी की चीज है, तो हम उस दुकानदार के साथ सेल ऑफ गुड्स का एक एग्रीमेंट कर रहे हो। और इसी तरह हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं, वो रिटन फॉर्म में हो, वो ओरल फॉर्म में हो, वो एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो। इसलिए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जानना सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो लॉ डील करता है कॉन्ट्रैक्ट से, इट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। ये पूरे पाकिस्तान में एप्लीकेबल है और ये प्री पार्टीशन एनेक्टमेंट है। इस एनेक्टमेंट के आने से पहले होता यह था, बिफोर पार्टीशन, कि जब भी कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता था रिगार्डिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट तो पर्सनल लॉ ऑफ द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इम्प्लीमेंट होता था। लेट्स से इफ द डिस्प्यूट इज बिटवीन हिंदूज तो हिंदू लॉ की रोशनी में उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व किया जाता था, उस कॉन्ट्रैक्ट का फैसला कर दिया जाता था। और इन केस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज अगर मुस्लिम्स हैं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग उस डिस्प्यूट का फैसला कर दिया जाता था। लेकिन एक्ट ऑफ 1872 की ज़रूरत उस टाइम पेश आई जब पार्टीज़ टू कॉन्ट्रैक्ट अदर देन हिंदूज़ और मुस्लिम होती थी, तो बहुत मुश्किल होता था कि फ़ैसला क्या करना है। तो नॉर्मली जजेस उस टाइम की कोर्ट्स जो हैं वो इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ और इंग्लिश लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करती थी। लेकिन आखिरकार ऑन फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इन्फोर्स हो गया। प्राइमरीली तो ये पूरे सब कॉन्टिनेंट पे एप्लीकेबल था, नाउ इट इज़ एप्लीकेबल टू होल ऑफ पाकिस्तान। इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 छः चीज़ों से डील करता था। द फर्स्ट वन इज़ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 1 से शुरू होकर सेक्शन 75 तक हैं। और उसके बाद द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, जो कि सेक्शन 124 से 147 तक हैं। और फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, जो कि सेक्शन 148 से 181 तक हैं। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, जो कि सेक्शन 182 से 238 तक है। इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप भी इसका हिस्सा थे, लेकिन लेटर ऑन इन 1930 इसको अलग कर दिया गया और अभी एक अलग से एक स्टैट्यूट है विच इज़ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ऑफ 1930। और फिर उसके 2 साल बाद इन 1932 कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप को भी अलग कर दिया गया और ये अब सेपरेट एनेक्टमेंट है विच इज़ पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम सेक्शन 2 सब सेक्शन एच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ें तो हमें डेफिनेशन पता चलती है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट के 2 एलिमेंट्स मिलते हैं। फर्स्ट वन इज एन एग्रीमेंट, और उस एग्रीमेंट का इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना भी लाजमी है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट, हमें इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझना ज़रूरी है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो अगर हम सेक्शन 2E ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखें तो हमें एग्रीमेंट की डेफिनेशन मिलती है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। ठीक है जी, यानी कि हमें इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती है
कि एग्रीमेंट बनाने के लिए दो लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि कोई अकेला शख्स अपने आप से एग्रीमेंट नहीं कर सकता, इसलिए कम से कम एटलीस्ट दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। देन अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि प्रॉमिस क्या होता है। तो इसी एक्ट का सेक्शन 2B हमें बताता है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सो वी कैन से एन एग्रीमेंट इज एन एक्सेप्टेड प्रपोजल। ठीक है जी। लेट्स से मैं किसी शख्स को कहता हूँ कि मैं अपनी गाड़ी बेचना चाहता हूँ 8 लाख रुपए की, और वो शख्स कहता है कि ठीक है मैं आपकी गाड़ी 8 लाख में ले लूंगा। तो हमारा ये कहना कि मैं अपनी गाड़ी बेच देता हूँ आपको, इट इज एन ऑफर। ठीक है जी। और उसके बाद उसका ये कहना कि ठीक है मैं आपकी गाड़ी ले लेता हूँ, दिस स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेंस। और वो 8 लाख इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। ठीक है। तो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। फर्स्ट वन इज ऑफर, सेकंड वन इज उस ऑफर का एक्सेप्ट होना, एंड थर्ड वन इज कंसिडरेशन, यानी कि समथिंग इन रिटर्न। अगर आप सिर्फ ऑफर करें और वो एक्सेप्ट हो जाए तो इट इज मेयर प्रॉमिस। जब तक उसमें कंसिडरेशन नहीं आएगी वो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। तो किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कंसिडरेशन का होना लाजमी है। हमारे इसी एग्जाम्पल में मेरा उस शख्स को गाड़ी देना और इन रिटर्न 8 लाख रुपया लेना इज कंसिडरेशन फॉर मी। ठीक है। और उस शख्स का मुझे पैसे देना और इन रिटर्न गाड़ी लेना उस शख्स की कंसिडरेशन है। तो एग्रीमेंट को बनाने के लिए दोनों साइडों पे, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। मेयर ऑफर और एक्सेप्टेंस करके आप कोई भी एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। आई होप यू अंडरस्टैंड। As we see in the definition of contract के an agreement enforceable by law is contract। तो हमने agreement तो देख लिया, लेकिन उस एग्रीमेंट का इन्फोर्सेबल होना भी जरूरी है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सो अब हमें देखना है कि क्या कंडीशंस हैं जो किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल बनाती हैं। तो उसके लिए हमें सेक्शन 10 देखना पड़ेगा, विच प्रोवाइड्स ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट्स if they are made by the free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not hereby expressly declared to be void। तो इसकी बेयर रीडिंग से हमें 4 चीजें पता चलती हैं कि एक एग्रीमेंट उस वक्त इन्फोर्सेबल होगा when there is some consideration for it, secondly the parties are competent to contract, third one is their consent is free, एंड फोर्थ इज देयर ऑब्जेक्ट इज लॉफुल। ये 4 कंडीशन होना लाजमी है किसी भी एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल करने के लिए, और इन चारों में से अगर कोई एक भी मिस हो जाए तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं रहता, और वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल नहीं रहता वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है। नाउ वी कैन से दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। बिकॉज एग्रीमेंट तो बहुत सी किस्म के होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, रिलीजियस एग्रीमेंट होते हैं, मॉरल एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन वो इन्फोर्सेबल नहीं होते। और ऑन द कॉन्ट्रेरी लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं और वो इन्फोर्सेबल होते हैं। अब सवाल ये है कि लीगल एग्रीमेंट्स क्यों इन्फोर्सेबल होते हैं और बाकी क्यों इन्फोर्सेबल नहीं होते। तो इसका डिफरेंस समझने के लिए प्राइमरी थिंग इज़ कि जब हम एग्रीमेंट करने जा रहे थे तो उस टाइम क्या दोनों पार्टीज़ के माइंड में ये चीज़ थी, इन केस ऑफ ब्रीच, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ दैट एग्रीमेंट हम कोर्ट में चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपने दोस्त को कहता हूं कि मैं तुम्हें कल डिनर पर लेके जाऊंगा, और इन केस मैं उसे अगले दिन डिनर पर नहीं लेके जाता, तो क्या मेरा दोस्त कोर्ट में जाकर ये इन्फोर्स करवा सकता है एग्रीमेंट? नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि जब ये एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूट हुआ था तो हम दोनों में से किसी के माइंड में नहीं था कि अगर ये एग्रीमेंट फुलफिल ना हुआ तो इसकी इन्फोर्सिबिलिटी हम कोर्ट से कराएंगे। ठीक है। सो इस एग्रीमेंट की वजह से हम दोनों पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। चूंकि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है इसलिए हमारे दरमियान कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ। तो ये समझ लीजिए कि एग्रीमेंट की इन्फोर्सिबिलिटी की एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, डैट इज़ कि उस एग्रीमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करते वक्त पार्टीज़ वर इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है जी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से कि एक मौलवी साहब ने ऐलान किया जी कि मस्जिद की दीवार गिरने वाली है, कौन इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे देगा। एक साहब उठते हैं और वो कहते हैं जी मैं इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे दूंगा। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन गुजरते हैं लेकिन वो शख्स पैसे नहीं देता। मौलवी साहब उसके घर जाते हैं
और वो पैसे देने से इनकार कर देता है, तो क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है? नहीं, ये एग्रीमेंट भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, क्योंकि ये एग्रीमेंट भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता। क्योंकि जब ये एग्रीमेंट बना तो दोनों पार्टीज में से किसी के माइंड में ये नहीं था कि इन केस ऑफ ब्रीच हम इसकी इन्फोर्सेबिलिटी कोर्ट से कराएंगे। ठीक है जी। इसी तरह मॉरल एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते। इसके बरअक्स जो लीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होते हैं, वो लीगल ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करते हैं और लीगल रिलेशन भी क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी दुकानदार से कहता हूं कि मैं तुमसे 10 बैग चीनी के ख़रीदूंगा और हर बैग के अगेंस्ट मैं तुम्हें 350 रुपया दूंगा। अब उसका बैग देना और मेरा उसे पैसे देना, ये दोनों लीगल ऑब्लिगेशंस हैं हम दोनों पर। ठीक है। और इन केस ऑफ ब्रीच अगर मैं उसे पैसे ना दूं या वो मुझे बैग ना दे तो हम कोर्ट में जाके इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकते हैं, बिकॉज एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वी बोथ वर इंटेंडेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि हम दोनों की इंटेंशंस ये थी कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई तो हम कोर्ट से जाकर इन्फोर्सेबिलिटी कराएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड कि कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होते हैं और कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल नहीं होते। दूसरा मैं डिस्कशन, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। द फर्स्ट वन इज़ ऑफ़र, और जब वो ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाती है तो वो एक प्रॉमिस बन जाता है। फिर उस प्रॉमिस में जब कोई कंसिडरेशन ऐड हो जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और वो एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नाउ आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते हैं और कौन से एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं किए जा सकते। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।